Hi guys, first of all I would like to apologize to all of you क्योंकि बहुत दिनों तक मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया नहीं था। तो इस देरी के लिए मुझे दिल से बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, बहुत पर्सनल चीज़ों पे अटक गए थे तो इसलिए हुआ नहीं। तो खैर, आज हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के बारे में। इसका पार्ट वन पहले ही हमने कवर कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे इसके पार्ट टू के बारे में। तो पार्ट वन में हमने क्या किया था कि जो मेटल एक्टिविटी सीरीज़ है इसको तीन हिस्सों में बांटा था। पहला है हाई रिएक्टिविटी मेटल्स, दूसरा है मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स, और तीसरा है लो रिएक्टिविटी मेटल्स। तो पार्ट वन में हमने लो रिएक्टिविटी मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसके बारे में बात कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के बारे में और हाई रिएक्टिविटी मेटल्स के बारे में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के बारे में पहली बात तो ये कि इनका जो रिएक्टिविटी है ये लो रिएक्टिविटी मेटल्स से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स कंपाउंड्स ज़्यादा बनाते हैं। अगर सिर्फ कंपाउंड्स की बात किया जाए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा होता है फॉर मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स के लिए। तो प्राइमरीली क्या होता है कि ऑक्साइड तो होता है, लेकिन उसके सिवा भी बहुत सारे सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स भी ये मेटल्स बनाते हैं। अब लो रिएक्टिविटी मेटल्स के बारे में हमने ये बोला था कि मोस्ट ऑफ द केसेस ये एनवायरनमेंट में फ्रीली मिलते हैं, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो फिर अगर इनका ऑक्साइड मिलता है तो इसको हम कार्बन के साथ, या टू बी प्रिसाइज कोक के साथ रिड्यूस करके हम प्योर जो मेटल है उसको पा सकते हैं। अब ये जो रिड्यूस विथ कार्बन वाला प्रोसीड्योर है ये सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स के लिए डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्शन आसानी से होगा नहीं। तो क्या होता है कि बोथ सल्फाइड्स को भी और कार्बोनेट्स को भी हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद उस ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं, जिससे हमें मिलता है प्योर मेटल। तो चलो इस प्रोसेस को थोड़ा इन डेप्थ जानते हैं। तो अगर हमारे पास सल्फाइड्स है, कोई भी एक मेटल है उसका अगर सल्फाइड है, तो फिर क्या करेंगे कि उसको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे पास मेटल का ऑक्साइड आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी होती हैं कि पहला, यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत हाई होगा, और दूसरा यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी है ये एबंडेंट रहेगा। तो अगर ये दो चीज़ें हो जाती हैं तो हमें सल्फाइड से ऑक्साइड मिल जाएगा। इस प्रोसीड्योर को हम स्पेसिफिकली बोलते हैं रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में क्या होता है कि रोस्टिंग में हम एक मेटल का सल्फाइड जो मिनरल है उसको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो हाई टेम्परेचर रहता है, और जो एयर या फिर जो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत हाई रहता है। इस प्रोसीजर को बोला जाता है रोस्टिंग। अब ये तो हो गया सल्फाइड के केस में। अगर हमारे पास कार्बोनेट रहा तो क्या होगा? तो अगर हमारे पास कार्बोनेट रहता है तो भी दिक्कत की बात नहीं है, प्रोसीड्योर हम काइंड ऑफ सेम ही फॉलो करेंगे। तो कार्बोनेट के केस में भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ ही इसको हीट करेंगे ताकि हमें मेटल का जो ऑक्साइड है ये मिल जाए। लेकिन यहाँ पे एक बात अलग होगी रोस्टिंग से। वो क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी है ये लिमिटेड रहेगा।
और जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे भी हाई ही रहने वाला है, यहाँ पे भी टेम्परेचर को घटाएंगे नहीं, टेम्परेचर यहाँ पे भी हाई ही रहेगा। लेकिन जो डिफरेंस है वो हो जाता है ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी में। रोस्टिंग में क्या था, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अवेलेबल था, लेकिन इस कार्बोनेट ओर्स के केस में ऑक्सीजन हमें लिमिटेड क्वांटिटी में रहना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो अगर कभी तुम लोगों को कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में डिफरेंस लिखने को लिए दे दे एग्ज़ाम में, तो फिर दो जो डिफरेंस है वो तो बिल्कुल स्टार्क है। पहला है कि रोस्टिंग में क्या होता है, सल्फाइड ओर को हम ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा है कि रोस्टिंग में ऑक्सीजन एबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल रहता है। लेकिन कार्बोनेट में हम क्या करते हैं कि कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है। ये तो हो गए प्योर मेटल्स को पाने के लिए दो प्रोसीड्यूर। लेकिन इसके सिवा भी एक और प्रोसीड्यूर है, वो ये है कि जैसे कि हमने पढ़े थे पहले कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी एक मेटल वन है, इसका कोई एक सॉल्ट है, तो यहाँ पे लेते हैं ए को यहाँ पे सिग्निफाई कर रहे हैं एक सॉल्ट के हिसाब से। तो M1A प्लस M2 अगर रहता है, जहाँ पे रिएक्टिविटी M2 का ज़्यादा ही रहेगा M1 से, मतलब कि M2 मेटल एक्टिविटी सीरीज में M1 से ऊपर आएगा, तो क्या होगा कि M2 यहाँ पे M1 को रिप्लेस कर सकता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो यहाँ पे जो हमें M1 जो मिला यहाँ पे, ये क्या है, ये फ्री स्टेट में है। तो मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैं इस टाइप के, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी एक मेटल को पाने के लिए, और ऐसा होता भी है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हमारा आयरन का। तो हमारे पास है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, प्लस उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम का। तो क्या होगा कि यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा है, तो एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर देगा, बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और फ्री जो आयरन है वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हीट इतना ज़्यादा तैयार होता है, मतलब कि ये जो रिएक्शन है ये इतने ज़्यादा एक्सोथर्मिक है कि ये जो आयरन हमें मिलता है यहाँ पे, ये सॉलिड स्टेट में नहीं बल्कि लिक्विड मतलब मोल्टन स्टेट में मिलता है। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा हमें मिल रहा है, तो फिर इस रिएक्शन को हम बहुत जगह पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो स्पेसिफिक रिएक्शन का एग्जांपल अभी हमने लिया है, इसी को थर्मिट प्रोसेस भी कहा जाता है। थर्मिट प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई होता है, थर्मिट प्रोसेस जनरली रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में, या फिर जो और भी कहीं पे अगर हेवी मशीनरीज है जहाँ पे आयरन की ज़रूरत है, तो फिर हेवी मशीनरीज के उसमें रिपेयर में भी थर्मिट जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हाई एंड रिएक्टिविटी मेटल एक्टिविटी सीरीज़ के जो टॉप में है उनकी तरफ, मतलब जिनका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो इनके केस में क्या है कि इनके केस में हम कभी भी वो जो रिडक्शन विथ कार्बन वाला जो प्रोसीड्यूर था, ये हम कभी भी यहाँ पे अप्लाई कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल्स आते हैं ये ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी, ऑक्सीजन की तरफ इनका जो एफिनिटी है मतलब रिएक्शन करने का जो टेंडेंसी है ये बहुत ज़्यादा रहता है कंपेयर टू कार्बन। तो अगर हम कार्बन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे भी तो अल्टीमेटली हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर इनको हम कैसे निकालें, तो इनको निकालने के लिए क्या किया जाता है कि इनका जो सॉल्ट है, जो जनरली क्लोराइड जो सॉल्ट है वो लिया जाता है। तो अगर क्लोराइड सॉल्ट हमने ले लिया, फिर इसको क्या करते हैं, हम इसको फिर हीट करते हैं ताकि ये बिल्कुल मोल्टन स्टेट में आ जाए।
और फिर इस मोल्टेन स्टेट के अंदर से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं कि मतलब ये हमारा प्लस हो गया, ये हमारा माइनस, तो मतलब ये हमारा हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड, और यहाँ पे जो लिक्विड रहता है वो यही रहता है, क्लोराइड सॉल्ट ही रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें NaCl को ले यहाँ पे, जिससे कि हमें प्योर सोडियम मिलता है, तो NaCl को हम पहले क्या करेंगे, हीट देके इसको पहले पिघला देंगे, मोल्टन स्टेट में ले लेंगे, फिर इस मोल्टन सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और फिर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो एनोड है उससे उसमें क्या मिलता है, हमें क्लोरीन मिलता है, और जो कैथोड है इसमें हमें फिर प्योर जो मेटल है ये मिल जाता है। रिएक्शन कैसा होता है, तो रिएक्शन के हिसाब से अगर देखें तो फिर एट कैथोड, कैथोड में क्योंकि ये नेगेटिव है तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि कैटायंस ही जाते हैं। तो कैथोड में क्या होता है, Na प्लस प्लस ई माइनस से हमें मिल जाता है प्योर मेटेलिक सोडियम, और एट एनोड में क्या होता है, एनोड में क्योंकि पॉजिटिव है तो वहाँ पे फिर कैटायंस जाते हैं, जो कि इस केस में है क्लोरीन। सो क्लोराइड आयन जो है वो वहाँ पे एनोड में जाएगा और फिर, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे माइनस होगा और हमें फिर क्लोरीन मिलेगा जो कि एटॉमिक होगा, बाद में वो एक दूसरा क्लोरीन एटम के साथ रिएक्शन करके Cl2 गैस बना देगा। ठीक है, तो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने सिर्फ जो एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो ही देखा है कि एक्सट्रैक्ट हम करते कैसे हैं। लेकिन एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी हमेशा हमें प्योर, जब मैं बोलता हूँ प्योर तब मेरा मतलब 100% या फिर 99% प्योर है, तो ऐसा प्योर मेटल हमें मिलेगा ये हमेशा गारंटीड नहीं है। तो मतलब कि जो मेटल हमें मिल रहा है उसको हमें फर्दर रिफाइन भी करना है। तो रिफाइन हम कैसे करते हैं, तो रिफाइन हम करने के लिए उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस का ही इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, फिर से वही हमारा एक बीकर लेंगे, बीकर लेने के बाद उसमें दो इलेक्ट्रोड्स डालेंगे और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो जो बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस का वो यही है, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस करेंगे हम। चेंजेस कहाँ पे करेंगे, जनरली जो लिक्विड हम ले रहे हैं जिसके अंदर से, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, उसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, और जो इलेक्ट्रोड्स हम लेंगे उसमें भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो मेटल क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान मेटल एक कैटायन बनाता है। तो कैटायन कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली एनोड में जाएगा, सॉरी कैथोड में जाएगा। तो जो कैथोड है इसको हम किस चीज़ से बनाएंगे, इसको हम उस चीज़ से बनाएंगे जिसका मेटल, जिस मेटल को हमें रिफाइन करना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि एक कॉपर का कोई एक पीस है, इसको हमें रिफाइन करना है। तो इसको अगर हमें रिफाइन करना है तो हम यहाँ पे एक थीन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर लेंगे एज कैथोड। और एनोड में क्या लेंगे, एनोड में जिस चीज़ को हमें रिफाइन करना है, यहाँ पे कॉपर का एक जो सैंपल है हमारे पास, इसको हमें रिफाइन करना है, तो यहाँ पे एनोड हम उसी को बनाएंगे। और फिर यहाँ पे सॉल्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट जो है इसके हिसाब से क्या लेंगे, इसमें कॉपर का ही कोई एक सॉल्ट लेंगे, सॉल्युबल सॉल्ट। तो इस केस में हम यहाँ पे ले रहे हैं कॉपर सल्फेट CuSO4। तो अब क्या होगा कि अब जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, तब जो इलेक्ट्रोलाइट जो है CuSO4 जो है ये तो ऑलरेडी आयोनाइज हो ही चुका है।
क्योंकि ये सॉल्यूशन में है तो ये ऑलरेडी आयोनाइज हो ही चुका है। तो ये Cu2+ और SO4 2- इस फॉर्म में ऑलरेडी है, मतलब कि इस लिक्विड के अंदर Cu2+ ऑलरेडी है। तो वो जो Cu2+ थे वो क्या होंगे, वो फिर कैथोड की ओर जाएंगे और इस थिन स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। अब अगर ये होता है तो फिर जो इलेक्ट्रोलाइट जो है यहाँ पे, जो लिक्विड है यहाँ पे, फिर कॉपर की Cu2+ आयंस की कमी पड़ जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा कि प्योर जो कॉपर था जिसको हमें रिफाइन करना था यहाँ पे, इस स्ट्रिप से फिर Cu2+ इस लिक्विड सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब कि धीरे धीरे ओवर द टाइम हमें क्या दिखेगा कि इसका जो थिकनेस है एनोड का, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो कैथोड का जो थिकनेस है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्योर कॉपर का एक लेयर चढ़ता जा रहा है, डिपॉजिट होते जा रहा है। और एक दूसरा चीज़ भी हमें दिखने को मिलेगा कि एनोड में कॉपर के सिवा जो भी इम्प्योरिटीज़ थे, जो कि जनरली सॉल्युबल नहीं होते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में, वो फिर यहीं पे एनोड के नीचे एक डिपॉजिट बनाना शुरू कर देंगे। तो ये जो डिपॉजिट है इसको हम बोलते हैं एनोड मड। क्योंकि ये एनोड के नीचे है तो इसलिए सिंपली एनोड मड। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम जो प्योर जो मेटल है उसको हम पा सकते हैं। प्योर मतलब 100% या फिर ग्रेटर देन 99%। ऐसे जो प्योरिटी के जो मेटल्स हैं वो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनमेंट से लाते हैं। तो अगर इसको लेकर तुमको अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उसके ऊपर मैं अलग से एक बार वीडियो बना देंगे। और अगले वीडियो में हम जो कोरोशन है, जो कि थर्ड चैप्टर का फाइनल है, तो फाइनल पार्ट जो है कोरोशन, उसको हम ले लेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, बाय।